A very good evening and Om Shanti to all of you. This is the lecture number 4 of chapter number 9 and today we will start exercise 9.4. This exercise completely based on the arithmetic mean. तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लगाएंगे। आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 9 में से एक्सरसाइज 9.4 स्टडी करने जा रहे हैं और 9.4 हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बस नाम ही है, कंसेप्ट इसका बहुत ही इजी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो नंबर्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है जिससे कि ये तीनों के तीनों नंबर्स आपस में मिलकर एक एपी बना दें। तो मान लेते हैं जो हम इसके अंदर नंबर इंसर्ट करेंगे वो होगा कैपिटल ए। इस कैपिटल ए को ही अरिथमेटिक मीन का नाम दिया जाता है। तो दो नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन आएगा। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ही हमने इसके अंदर कैपिटल ए अरेंज करा, ये तीनों के तीनों नंबर्स आपस में मिलकर एक एपी बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कैपिटल ए माइनस ए, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये इक्वल होगा स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, विच इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। आपको यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए, ये वाला नेगेटिव नंबर यहाँ पे आगे पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू स्मॉल बी, और ये नेगेटिव नंबर यहाँ पे जाके पॉजिटिव प्लस में ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैपिटल ए की वैल्यू बन गई अपने पास ए प्लस बी, b plus a is also written as a plus b, so we can write capital A is equal to a plus b divided by 2। so हमने कैपिटल A की वैल्यू फाइंड करी कि अगर हमें इसके अंदर एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है जो इसको एक AP बना दे तो वो क्या होगा, वो a plus b by 2 होगा, और उसी a plus b by 2 को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ये हमने दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करा। इसी तरह हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसके अंदर 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, 7 नंबर इंसर्ट करने हैं, 8 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस अपने इस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो एक बार आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, बस ये नोट कर लीजिएगा कि जो कैपिटल ए है ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। इसी तरह सपोज अगर हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन डालने हैं जिससे कि पूरी की पूरी सीक्वेंस एपी बन जाए, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे कैपिटल A1, कैपिटल A2 और कैपिटल A3, बिकॉज हमें इसके अंदर 3 अरिथमेटिक मीन डालने थे। तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 आर द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो जस्ट रिमेंबर, कैपिटल लेटर से जो डिनोट करेंगे वो अरिथमेटिक मीन माने जाएंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं -18 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखिए, जो हमारी एपी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनेगी वो स्टार्ट होगी हमारी -18 से और ये सीक्वेंस बढ़ते 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 जाएगी 4 तक। हमें इन दो नंबर्स के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो पहला मीन होगा कैपिटल A1, दूसरा मीन होगा A2 और तीसरा अरिथमेटिक मीन होगा A3। ये हमारे लिए अब एक सीक्वेंस का काम कर रही है। तो हमारी सीक्वेंस की स्टार्टिंग हो रही है -18 से और हमारी सीक्वेंस की एंडिंग हो रही है 4 पे। आप यहाँ पे देखिए, अगर -18 इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है तो हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल a1 से डिनोट करते हैं। ये A1 जो है ये पहला अरिथमेटिक मीन है तो हम इसको A2 से डिनोट करेंगे। ये जो कैपिटल A2 है ये सेकंड अरिथमेटिक मीन है, लेकिन एपी के अकॉर्डिंग ये 3rd पोजीशन पे है, A3 4th पोजीशन पे है और जो 4 लिखा हुआ है वो 5th पोजीशन पर है। क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं? -18 और 4 हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, हमें इसके अंदर 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो हमने माने कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3। अब ये एक सीक्वेंस बन गया है एपी का। तो एपी के अकॉर्डिंग जो -18 है वो फर्स्ट टर्म है, अरिथमेटिक मीन जिसको हमने फर्स्ट अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है वो सेकंड टर्म है, सेकंड अरिथमेटिक मीन 3rd टर्म है, 3rd अरिथमेटिक मीन 4th नंबर पे आएगा और जो लास्ट नंबर 4 है वो 5th नंबर पे आएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे एपी की स्टार्टिंग -18 से हो रही है। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि जो इस एपी की फर्स्ट टर्म है यानी कि जो स्मॉल a की वैल्यू है वो अपने पास -18 है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, ये जो 5th टर्म है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 4 दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे A5 इज इक्वल टू 4। आपको याद होगा, हम जानते हैं an की वैल्यू रहती है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। यहाँ पर n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर कम होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस में 4d, इसकी वैल्यू रहने वाली है 4।
हम इसके अंदर जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए अब स्मॉल ए की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -18, इसमें ऐड करेंगे 4 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू में आएगा 4। -18 जब वहां जाएगा तो प्लस होगा और प्लस होके बना देगा 22। यहाँ पे रहेगा अपने पास 4 मल्टीप्लाई बाई डी, आप लिख सकते हैं डी की वैल्यू आ गई अपने पास 22 डिवाइडेड बाय 4। हम इसको 2 के टेबल से कट करके भी थोड़ा छोटा बना सकते हैं, तो बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास d की वैल्यू भी है 11/2 और हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी है 18। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें फाइंड करना है a1 क्या है, हमें फाइंड करना है a2 क्या है, हमें फाइंड करना है a3 क्या है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे we need to find the capital A1, we need to find capital A2 and also the capital A3। आप यहाँ पे देखिए जो कैपिटल A1 है इस AP के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे है, तो कैपिटल A1 की वैल्यू बनेगी स्मॉल a2। इसी तरह जो ये A2 है, कैपिटल A2 जो है ये इस AP के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे है, तो इस कैपिटल A2 की वैल्यू बनेगी A3। इसी तरह इस कैपिटल A3 की वैल्यू बनेगी स्मॉल a4। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है? जस्ट मैंने उसको वहां पर नोट करा। अब आप मुझे बताइए इस A2 की वैल्यू क्या होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस स्मॉल a2 को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर आप इसको लिख सकते हैं a प्लस डी। इसी तरह हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d और हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 3d। तो आपकी बुक्स के अंदर ना डायरेक्ट कैपिटल A1 को लिखा होता है a प्लस डी, कैपिटल A2 को लिखा होता है a प्लस 2d, कैपिटल A3 को लिखा होता है a प्लस 3d, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आपको बिना बताए कि ये वैल्यू आ कहां से रही है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज के बाद ध्यान रखना, हमें इस तरह की एक सीक्वेंस बना लेनी है। इस तरह की सीक्वेंस बना लेने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करवाना बहुत ही आसान है। तो अब आप यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है अपने पास -18 और d की वैल्यू है 11/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू बनेगी -18 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। हमें वहां पर 2 का लेना पड़ेगा एलसीएम, तो हम जब 2 का एलसीएम लेंगे तो 18 इंटू 2 बनेगा 36, माइनस के 36 में जब मैं प्लस 11 करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 25। तो हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू निकल कर आएगी -25 डिवाइडेड बाई 2। एकदम सिंपल है। हम यहाँ पर जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो बनेगी, देखो चाहो तो आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लो, चाहो तो आप इसकी प्रीसीडिंग टर्म में यानी कि -25/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो मैं -25 डिवाइडेड बाई 2 में ये कॉमन डिफरेंस ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि वो प्रोसेस इजी है। तो -25/2 में प्लस करेंगे 11/2, यानी कि हमें माइनस के 25 में दोबारा प्लस करना है 11, तो अपने पास वैल्यू बनेगी 14। ठीक है जी, -14 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -14 डिवाइडेड बाई 2 और हम जब यहाँ पे इसका A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए इस -14 डिवाइडेड बाई 2 में हम ऐड करेंगे पॉजिटिव डिफरेंस यानी कि 11/2, -14 में प्लस 11 करेंगे तो बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको अब यहाँ पे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, इसकी टोटल वैल्यू बनेगी -7, राइट। तो हमारे क्वेश्चन के जो अर्थमेटिक मीन है वो आएंगे -25/2, -7 और -3/2। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जितनी बातें समझ आई हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी पूरी वीडियो पड़ी हुई है आपके लिए, ध्यान से चीजों को समझिए। फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें 6 ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं 3 और 24 के बीच में कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एक एपी बन जाए। तो हम इसके अंदर भी अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बोला जा रहा है हमें 3 और 24 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहला अर्थमेटिक मीन होगा कैपिटल A1, दूसरा होगा कैपिटल A2, तीसरा होगा कैपिटल A3, चौथा होगा कैपिटल A4, पांचवा होगा कैपिटल A5, छठा होगा हमारे पास कैपिटल A6 और लास्ट में आएगा अपने पास 24। तो अब ये बन चुका है एक रिजल्टेंट AP। दिस इज द नाउ AP। तो अगर ये अपने पास अब AP है तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था कि जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ये AP के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट टर्म है, ये जो कैपिटल A1 है ये AP के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है, ये वाली AP के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म है, ये वाली AP के अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म है, ये वाली AP के अकॉर्डिंग फिफ्थ टर्म है, ये वाली AP के अकॉर्डिंग सिक्स्थ टर्म है, ये वाली AP के अकॉर्डिंग सेवंथ टर्म है और ये 24 AP के अकॉर्डिंग एट्थ टर्म है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे अपने पास स्मॉल A1 जिसको हम नॉर्मल लिख देते हैं A। तो हमें A की वैल्यू क्वेश्चन से मिल गई 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके बाद जाएंगे यहाँ पे लास्ट पे A8 की वैल्यू अपने पास है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे A8 इज इक्वल टू में 24।
सही है ना। a 8 की वैल्यू बन जाएगी a प्लस में 7d विच इज इक्वल टू 24। a की वैल्यू अपने पास है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस में 7d इज इक्वल टू 24। यू कैन राइट 7d इज इक्वल टू 21 एंड d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 3। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें अब फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन की, ये 6 अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज क्या है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैपिटल A1 से, देन हम कैपिटल A2 निकालेंगे, इसी तरह A3 और इसी तरह लास्ट में A6। कैपिटल A1 जो है वो AP के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है, ठीक है ना, वो मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3 और हमारे पास d की वैल्यू भी है 3, और क्योंकि ये एक AP है तो 3 से अगला नंबर आएगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर मुझे इस 3 से यहाँ तक जाना है तो मुझे इसके अंदर स्मॉल d ऐड करना पड़ेगा, और d अपने पास 3 है, तो 3 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर इसको इसी तरह से नोट करेंगे, फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस 3, तो इसकी वैल्यू बनेगी 6। फिर इस 6 से अगली टर्म पे जाने के लिए मुझे दोबारा से कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि 6 प्लस 3 करेंगे तो आंसर बनेगा 9। इसी तरह इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 3, इसका आंसर बनेगा 12। यहाँ पे बनेगा 12 प्लस 3, इसका आंसर बनेगा अपने पास 15। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 प्लस 3, इसका आंसर बनेगा 18, और फिर लास्ट में 18 में जब 3 प्लस करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 21। तो हमारे जो 6 अर्थमेटिक मीन है वो इस तरह से है, 6, 9, 12, 15, 18, 21। एकदम बेसिक है, एकदम लड्डू है। हमने बस इसके अंदर 3 3 3 3 3 3 ऐड कर दिया है ना। 3 में 3 प्लस करा ये आ गया, इसमें 3 प्लस करा ये आया, इसमें 3 प्लस करा ये आ गया, इसमें 3 प्लस करा ये आ गया। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ये वाला एग्जाम्पल हमने कंसीडर करा है एलिमेंट्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक में से। ये मुझे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैं आपको ये करवाना चाहता हूँ। हमें इस एग्जाम्पल के अंदर n की वैल्यू बतानी है, और क्वेश्चन कह रहा है कि an+1 प्लस bn+1 डिवाइडेड बाय an प्लस bn जो है वो अर्थमेटिक मीन है स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से बोला जा रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं स्मॉल a और स्मॉल b, तो इन दोनों के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो कुछ इस तरह से है, स्मॉल a n+1 एडिशन b की पावर n+1 डिवीजन a की पावर n प्लस में b की पावर n। ये हमें एक सीक्वेंस बनाकर क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन अभी मैंने आपको जब ये कंसेप्ट स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो इन दो नंबर्स के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो एक्चुअली के अंदर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्या आपको ये बात याद है? फटाफट कमेंट करके बताएं। एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन ये है और हमारे अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन ये है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ इक्वेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल a n+1 एडिशन b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n की वैल्यू इक्वल रहने वाली है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2a की पावर n+1 एडिशन के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय b की पावर n+1 इज इक्वल टू, ये a प्लस बी इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a की पावर n प्लस में b की पावर n। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार मुझे आप लोग बताएंगे फटाफट से। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। देखो स्मॉल a मल्टीप्लाई होगा स्मॉल a n से, स्मॉल a का मल्टीप्लीकेशन होगा a की पावर n से, तो यहाँ पर है a की पावर 1। a की पावर 1 में a की पावर n जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका बेस तो सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आंसर बन जाएगा a की पावर n+1। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं कि अगर a को इस an से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा an+1, और हम जब an को b की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई b की पावर n। फिर दोबारा एडिशन का साइन, हम इस a को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब करेंगे b का मल्टीप्लीकेशन,
तो स्मॉल b का मल्टीप्लीकेशन अगर इसके साथ होगा तो नॉर्मल वैल्यू रहेगी अपने पास an मल्टीप्लाई बाय b, और जब ये स्मॉल b इस b की पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो आप यहाँ पे दोबारा से देखिए b की पावर 1 का मल्टीप्लीकेशन b की पावर n से कर रहे हैं, तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होके बना देंगे b की पावर n+1। तो यहाँ पर आएगा एडिशन के साथ b की पावर n+1, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सेम टू सेम रहेगी 2 मल्टीप्लाई a की पावर n+1 एडिशन के साथ 2 मल्टीप्लाई b की पावर n+1। आप यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई a की पावर n+1, यहाँ पर भी a की पावर n+1, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई b की पावर n+1 और यहाँ पर भी b की पावर n+1। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ही यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, और जब ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर n+1 माइनस में a की पावर n+1, फिर दोबारा एडिशन 2 मल्टीप्लाई b की पावर n+1 नेगेटिव साइन के साथ b की पावर n+1, और इक्वल टू में जो दो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b की पावर n प्लस में a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके यहाँ पर नोट करते हैं, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा a की पावर n+1, और इनको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर बनेगा प्लस b की पावर n+1, और इक्वल टू में अपने पास आएगा a मल्टीप्लाई बाय b की पावर n प्लस में a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार देखिए हमने जो मल्टीप्लाई करा है, जो मैंने आपके सामने 4 स्टेप नोट करे हैं, क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? फटाफट से बताइए कमेंट करके। चलिए देखिए इसके बाद अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर a की पावर 1 में आप ऐड करते हैं a की पावर n, तब इसका आंसर बनेगा a की पावर n+1। तो अब मैं इसको उल्टा यूज करने जा रहा हूँ, मैं इस पावर को सेपरेट करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो a की पावर n+1 है, तो हम जब उसको सेपरेट करेंगे तो बन जाएगा a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1। पावर्स हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब आप यहाँ पे ये देखो, इसको छोड़कर आपको कहीं पर a की पावर n नजर आ रहा है? यहाँ पे देखो लास्ट में ये रहा a की पावर n इंटू b, तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आओ। इसके आगे साइन है पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा माइनस a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b। एकदम सिंपल है ना? अब लगाओ यहाँ पे इक्वल टू का साइन, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इसको एज इट इज नोट कर दो। तो यहाँ पे है a मल्टीप्लाई b की पावर n, यहाँ पर है b की पावर n+1 पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव होगा b की पावर n+1। एकदम सिंपल। अब आप एक काम करो, यहाँ से कॉमन ले लो a की पावर n, तो आपके ब्रैकेट में वैल्यू आएगी a माइनस b, सही है ना? इक्वल टू में आप इसकी भी पावर सेपरेट करोगे तो यहाँ पे बनेगा a मल्टीप्लाई b की पावर n माइनस ऑफ b की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर 1। इसमें से भी अब हम b की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आंसर बनेगा a माइनस b, और यहाँ पर तो ये सेम रहेगा a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। इन 4 स्टेप के बाद हमने 3 स्टेप और करे। आप मुझे बताओ क्या आपको इन 3 स्टेप में कोई डाउट है? एक एक स्टेप को अच्छी तरह सीखते जाओ, जिंदगी में दोबारा आपको ये क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मुझे अभी कमेंट करके बता दो क्या आपको कहीं पे किसी स्टेप में कोई डाउट है, फटाफट से बताइए। चलिए देखिए फिर आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, तो a माइनस बी और a माइनस बी आपस में कैंसिल हुआ, अपने पास बचा a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। आप यहाँ पर एक काम करो, इन दोनों को b की पावर n से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई? जब b की पावर n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा a अपॉन b की होल पावर n। आप मुझे बताओ क्या मैं इस 1 को ऐसे नोट कर दूं a अपॉन b की पावर 0 से? यस और नो? भाई अगर हमें आंसर 1 लेकर आना है तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 करूंगा तो आंसर 1 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर a अपॉन b है तो मुझे यहाँ पर a अपॉन b चाहिए, तो मैंने a अपॉन b की पावर 0 लिख दिया, जिससे आंसर 1 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अब इसको नोट करेंगे इस तरह से करके, a अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये a अपॉन b की पावर 0। दोनों का बेस सेम है ना एकदम, ये भी a अपॉन b है वो भी a अपॉन b है, तो बेस को कंपेयर कर देंगे तो हमारे यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे एग्जाम में 6 नंबर में आता है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है देयर आर n am बिटवीन 7 एंड 85। आपने 7 और 85 के बीच में n am इंसर्ट करे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे इस तरह से। सबसे पहले अपने पास 7 और लास्ट में है अपने पास 85, तो 7 और 85 के हमने बीच में n am इंसर्ट करे।
एन ए एम हमने इसके अंदर इंसर्ट करे तो मान लेते हैं पहला अर्थमेटिक मीन A1 है, दूसरा अर्थमेटिक मीन A2 है, तीसरा अर्थमेटिक मीन A3 है, इसी तरह लास्ट में जाते जाते लास्ट वाला अर्थमेटिक मीन AN है। ठीक है भाई, 7 और 85 के बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे तो कैपिटल लेटर से हम अर्थमेटिक मीन को डिनोट करते हैं। फिर हमें आगे बोला जा रहा है आपको n की वैल्यू बतानी है, और n की वैल्यू बताने के लिए आपको इन अर्थमेटिक मीन्स की रेशो दे रखी है। कौन कौन से अर्थमेटिक मीन की रेशो है ध्यान से देखना। n-3th अर्थमेटिक मीन और nth अर्थमेटिक मीन का रेशो है 11:24। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि दो अर्थमेटिक मीन को डिवाइड करने पे अपना आंसर बनेगा 11/24। ये 11/24 कब बनेगा, जब मैं n-3 वाले मीन को डिवाइड करूंगा n वाले मीन से। तो n वाला मीन तो ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा, तो इसके डिनोमिनेटर में तो आएगा अपने पास an वाला मीन। इस an वाले मीन को हमें डिवाइड ऊपर करना है an-3, तो an-3 का मतलब है इससे 3 कदम पीछे। तो जब मैं इससे 3 कदम पीछे आऊंगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में 85 से पहले है ये an अर्थमेटिक मीन। इससे जो पहले वाला मीन होगा वो अर्थमेटिक मीन 1 नंबर कम होगा, इससे भी 1 नंबर कम करेंगे तो अपने पास अर्थमेटिक मीन an-2 आएगा, इससे भी 1 नंबर कम करेंगे तो अपने पास an-3 वाला अर्थमेटिक मीन आएगा। तो ये बन गया an-3 वाला अर्थमेटिक मीन। यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम इस n-3 वाले अर्थमेटिक मीन को इस वाले अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे तो वो 11/24 बनेगा। तो हम यहाँ पर इसको नोट करेंगे कैपिटल an-3। आप मुझे बताओ क्या आपको ये वाली स्टेटमेंट समझ में आई। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा था कि हमें 7 और 85 के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें रेशो दी हुई थी n-3 और n वाले अर्थमेटिक मीन्स को डिवाइड करोगे तो 11/24 आएगा। तो हमने an तो देख लिया, यहाँ पे ये रहा, an-3 फाइंड करा तो 1 नंबर कम करा n-1, 1 नंबर कम करा n-2, 1 नंबर कम करा n-3, तो इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 11/24 आएगा। तो यहाँ तक की बातों को आप अच्छे से देखो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो। क्वेश्चन आएगा अपने पास 6 नंबर में, धीरे धीरे करते करते आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। बस अभी आप मुझे ये बता दो कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई है। से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, फिर मैंने आपको इस एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर आपको बताया था कि जैसे ही हम इसके अंदर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं ये बन जाती है एक एपी, और जैसे ही ये एपी बनेगी तो अब ये एपी की टर्म्स मानी जाएंगी। और अगर मैं अब इनको एपी की टर्म्स में डिनोट करूंगा तो देखो किस तरह से लिखेंगे। ये जो 7 है वो एपी की फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे लिखना है हमें A1, एपी की फर्स्ट टर्म A1 होती है, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग 7 है तो A1 = 7। A1 से अगला नंबर होगा A2, तो यहाँ पे लिखेंगे A2। A2 से अगला नंबर होगा A3। तो आपने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो एपी का सेकंड टर्म है, जो दूसरा अर्थमेटिक मीन है वो एपी का तीसरा टर्म है। आप यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट वाला अर्थमेटिक मीन है अगर मैं इसके अंदर +1 करूंगा तो सेकंड टर्म आएगी, इस सेकंड अर्थमेटिक मीन में +1 करूंगा तो अपने पास थर्ड टर्म आएगी। इसी तरह अगर मैं इस थर्ड में +1 करूंगा, तीसरे अर्थमेटिक मीन में 1+ करूंगा तो अपने पास अर्थमेटिक की फोर्थ टर्म आएगी। इसी तरह मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर ये an-3 हमें चाहिए, वहां पर हमें an-3 की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इसके अंदर +1 कर दूंगा तो मेरे पास ये एपी के अकॉर्डिंग टर्म निकल कर आएगी। तो n-3 में +1 करेंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी n-2, यानी कि एपी की जगह पर है ये an-2। जो n-3 वाला मीन है वो एपी के अकॉर्डिंग n-2 नंबर पे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं इस an की बात करूं, अगर मैं an में भी +1 करूंगा तो यहाँ पे बनेगा ये an+1। ठीक है, जो an वाला मीन है वो AP के अकॉर्डिंग an+1 वाली पोजीशन पे है, और अगर ये an+1 वाली पोजीशन पे है तो जो 85 इस AP की लास्ट टर्म है वो हम इसमें ऐड 1 करेंगे तब बनेगी। जब मैं an+1 में ऐड 1 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा an+2। तो अब आप मुझे एक बात का आंसर और दो, क्या आपको ये बातें समझ आती हैं। हमने जो अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग सीरीज लिखी थी, सीक्वेंस लिखा था, उसको हमने अब एपी के अकॉर्डिंग लिखा। तो एपी के अकॉर्डिंग हमारा पहला अर्थमेटिक मीन एपी का सेकंड टर्म है, दूसरा अर्थमेटिक मीन एपी का तीसरा टर्म है, n-3 वाला मीन एपी की n-2 पोजीशन पे है,
जो an मीन है वो n+1 पोजीशन पे है और जो 85 है वो n+2 पोजीशन पे है। बहुत सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है कि ये an+2 कैसे आया। तो पहले हमने ये n निकाला और इस an में हमने +1 करा तो an+2 आया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है? तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 7 है वो AP की फर्स्ट टर्म है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए a इज इक्वल टू 7। AP की फर्स्ट टर्म है अपने पास 7, तो a इज इक्वल टू 7। और वहां पर जो an+2 है वो 85 है, तो यहाँ पे नोट करो an+2 की वैल्यू जो है वो है अपने पास 85। याद करो हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a+n-1 मल्टीप्लाई बाय d। यहाँ पर जो बेस होता है उससे एक नंबर कम यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर है अपने पास n+2, एक नंबर कम करेंगे तो बनेगा n+1, यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस में n+1 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 85। जहां पर a की वैल्यू 7 है, सो 7 प्लस में n+1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 85। 85 में से 7 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी सिंपल सी 78। यहाँ पर रहेगा अपने पास d मल्टीप्लाई बाय n+1। आप लिख सकते हैं d की वैल्यू आ गई अपने पास 78 डिवाइडेड बाय n+1। आप मुझे बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली 78/n+1, हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली 7। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे और हमारे n की वैल्यू आ जाएगी। एकदम धीरे धीरे अपने प्रोसेस को आप इंक्रीज करो। यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कैपिटल an-3 है, ये अर्थमेटिक मीन है n-3 वाला। ये जो कैपिटल A अर्थमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो AP के अकॉर्डिंग क्या है? देखो हमने यहाँ पे लिखा था AP के अकॉर्डिंग an-2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो ऊपर वाला an-3 है ये AP के अकॉर्डिंग है स्मॉल an-2, और जो हमने यहाँ पर ये an लिखा हुआ है ये AP के अकॉर्डिंग है an+1, तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा an+1। और ये दोनों की रेशो हमें दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11/24। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अपने पास an का फॉर्मूला होता है a+n-1 मल्टीप्लाई बाय d। जो यहाँ पे बेस होगा एक नंबर कम करके यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पर है अपने पास n-2, n-2 में एक और नंबर कम करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? n-2 में एक और नंबर कम करेंगे तो n-3 बनेगा। इसी तरह अगर मैं n+1 में एक और नंबर कम करूंगा तो +1 -1 कैंसिल होकर आंसर बनाएंगे n। इसका मतलब है मैं जब इसकी वैल्यू ओपन करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा a प्लस में n-3 मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय n+1 की जगह पर लिखेंगे a प्लस में nd और इक्वल टू में रहेगा 11/24। बताइए आपको इस स्टेप में कोई डाउट है? n-2 की जगह पे हम लिख सकते हैं n-3, n+1 की जगह पे हम लिख सकते हैं nd। ठीक है भाई, मैंने आपको कहा था ना क्लास 11th का जो AP है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप सोच रहे थे कि सर आप हमें इतना बेसिक से करवा रहे हो, तो वो सारा बेसिक अब आपका यहाँ पे काम आ रहा है। तो जो आपको करवाया जाता है वो आप अपनी कॉपी में नोट करा करो और चीजों को अच्छे से समझा करो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम इसको करेंगे यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, 24 का मल्टीप्लीकेशन a के साथ करेंगे तो बन जाएगा 24a। 24 का मल्टीप्लीकेशन इस d के साथ करेंगे तो बन जाएगा प्लस में 24d, और जो उसके मल्टीप्लीकेशन में है वो सेम रहेगा n-3। इक्वल टू में आएगा अपने पास 11 का मल्टीप्लीकेशन a के साथ तो बन जाएगा 11a, और 11 का मल्टीप्लीकेशन nd के साथ तो बन जाएगा 11 इंटू d इंटू n। वेरी सिंपल। ये जो पॉजिटिव 11a है यहाँ पर जाके नेगेटिव होगा तो अपने पास बन जाएगा 13a। ठीक है ना यहाँ तक? इसके बाद देखो जो 24dn-3 है ये अपोजिट साइड जाएगा, तो अपोजिट साइड में पहले से ही 11dn है, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे जाके नेगेटिव होगा तो -24d मल्टीप्लाई बाय n-3। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर d नजर आ रहा है, एक d ये रहा और एक d ये रहा, इसको कॉमन ले लो तो यहाँ पे आएगा 13a इज इक्वल टू d कॉमन मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 11n माइनस d तो कॉमन है, तो अपने पास आएगा 24 इंटू में n-3 और ये डबल ब्रैकेट क्लोज। वेरी सिंपल। यहाँ पे है अपने पास 13 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू d, ब्रैकेट में सोल्व करेंगे 11n सेम रहेगा, 24 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस में 24n, और माइनस के 24 को -3 से सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी प्लस में 72 और ये ब्रैकेट क्लोज।
11n में 24n माइनस करेंगे तो अपने पास ये वाली वैल्यू बनेगी माइनस में 13n, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 13n। अब आप यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करो, और यहाँ पर जब a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पे 7 और d की जगह पर ये, तो ये बनेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू d की जगह पर 78 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई 72 आगे कर देते हैं तो 72 माइनस में 13n। बताओ क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो ये देखो 13 वन जा 13 और 13 सिक्स जा 78। आपके पास वैल्यू बची 7 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। अरे समझे नहीं क्या? n प्लस 1 डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 6 का मल्टीप्लीकेशन 72 के साथ करना है तो 6 7 जा होता है 42, 0 और 6 2 जा होता है 12, आंसर बनेगा 432। तो यहाँ पर आएगा अपने पास 432 माइनस 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बनेगा ये 78n। मेरे दोस्तों क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, फिर आगे देखो, यह आएगा आपके पास 7n प्लस में 7 इज इक्वल टू 432 माइनस में 78n। वेरी वेरी सिंपल। अब आप और देखो यहाँ पे माइनस का 78n यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव 7 और 78 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 85n इज इक्वल टू प्लस का 7 वहां पर जाएगा तो नेगेटिव 432 में से 7 माइनस करेंगे ना, 432 में से 7 माइनस करेंगे तो बनेगा 425। तो आपके n की वैल्यू बनेगी 425 बटे में 85। आपको 85 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका n का आंसर आएगा 5, यानी कि दोनों के दोनों कैंसिल होंगे 5 पे। तो हमारे इस क्वेश्चन में n का आंसर आ गया 5। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, थोड़ी सी बातें अगर आपको समझ आई हैं तो टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये वाले क्वेश्चन समझा कर ही भेजूंगा आज। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लो तेजी में। चलिए देखिए, अब हम एग्जाम्पल 2 को एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 31 के बीच में n am है। जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था सेम डायग्राम इसके अंदर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 से लेकर लास्ट नंबर है अपने पास 31, तो 1 और 31 के बीच में n am है। तो आप यहाँ पे लिख दो, पहला am है a1, दूसरा a1 है a2, तीसरा a1 है a3 और इसी तरह जाकर लास्ट am है अपने पास an। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है सेवेंथ मीन का रेशो अगर हम n-1 वाले मीन से फाइंड करेंगे तो आंसर बनेगा 5:9। तो रेशो का मतलब है डिवीजन, यहीं पे लिखेंगे इस बार। रेशो का मतलब है डिवीजन, तो रेशो बनेगा 5/9। 5/9 कब बनेगा? जब मैं सेवेंथ मीन को, यानी कि मैं a7 को डिवाइड करूंगा n-1 वाले मीन से, यानी कि a बेस n-1। आप मुझे बताओ यहाँ पर आपको दोनों मीन नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे तो पता लगाओ। an से पहले यहाँ पर कहीं पे आएगा an-1, जस्ट इससे एक नंबर पीछे होगा an-1, और जो ये a7 है वो यहाँ पर कहीं पे बीच में आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बीच में होगा ये a7। ठीक है भाई, हमने अर्थमेटिक मीन्स को वहां पे प्लॉट कर दिया। सेवेंथ और n-1 वाले मीन का रेशियो है 5/9। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है यहाँ तक आपको? वेरी गुड। अब आप अपने इस अर्थमेटिक मीन वाले को एपी में कन्वर्ट कर दोगे, तो जो 1 लिखा हुआ है ये एपी के अकॉर्डिंग ए है, फर्स्ट टर्म है। ये जो a1 है ये एपी के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है। ये जो a2 है एपी के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म है। ये जो a3 है एपी के अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा था +1 +1 +1, तो जो ये a7 है एपी के अकॉर्डिंग 8वें नंबर पे होगा, और जो ये an-1 है इसमें +1 करेंगे, n-1 में +1 करेंगे तो n बनेगा, यानी कि ये एपी की nवीं टर्म है। और अगर ये एपी की nवीं टर्म है तो ये वाली एपी की an+1 टर्म है, और जो 31 है वो एपी की an+2 टर्म है। बताइए क्या डाउट आपको यहाँ तक? जैसे पहले करा था सेम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अब आप यहाँ पे देखो, जो सेवेंथ अर्थमेटिक मीन है वो एपी के अकॉर्डिंग 8वें नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे a8 डिवाइडेड बाय जो n-1 वाला मीन है वो एपी के अकॉर्डिंग nवें नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय an, और इक्वल टू में सेम रहेगा 5/9। a8 को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो बन जाएगा a प्लस में 7d, और अगर an को लिखेंगे तो बन जाएगा a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d, और इक्वल टू में आएगा 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9a
प्लस में 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63D इक्वल टू 5 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A और 5 को इस n-1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई n-1। ठीक है भाई, 5A यहाँ पर आएगा माइनस, तो 9A में से 5A माइनस करेंगे 4A, ये 63D उधर लेके जाएंगे तो इक्वल टू में यहाँ पर आएगा 5D मल्टीप्लाई बाय n-1 माइनस में 63D। D को कॉमन लेना है तो यहाँ पे रहेगा 4A, D कॉमन, ब्रैकेट में आएगा अपने पास 5 मल्टीप्लाई बाय n-1 माइनस में 63, क्योंकि D तो बाहर आ गया। यहाँ पे आएगा आपके पास ये 4A इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस में 5 माइनस में 63, -5 और -63 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी -68। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? अब हमें वहां पे A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे पुट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, A और D की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो A की वैल्यू तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, 1 है, A इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख दो A इज इक्वल टू 1, A की वैल्यू 1 है। इसके बाद यहाँ पे देखो जो an+2 है वो 31 है, an+2 जो है वो 31 है, तो यहाँ पर लिखेंगे an+2 की वैल्यू जो है वो 31 है। इसका मतलब ये बन जाएगा a प्लस में n+1 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 31। अब मेरे दोस्त ये मत कहना कि n+1 क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इंटू डी, एक नंबर कम करना है, n+2 में एक नंबर कम करेंगे n+1 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, प्लस करेंगे इसके अंदर n+1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 31, d मल्टीप्लाई बाय n+1 इज इक्वल टू 1, वहां पे जाके माइनस होगा 30, तो लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 30 अपॉन में n+1। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ जरा। d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a की जगह पे हमें लिखना है 1, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, d की जगह पे लिखना है हमें 30 अपॉन में n+1 और ब्रैकेट सेम रहेगा अपने पास 5n माइनस में 68। जरा देखो क्या कुछ कैंसिल होता है, तो 4 और 30 डायरेक्ट कैंसिल ना होते हुए 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 15 और यहाँ पर आएगा 2 2 अब ये वाला 2 इस n+1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बना देगा 2n प्लस में 2 इज इक्वल टू 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 75n, 15 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 यहाँ पे लिख देते हैं भाई, बड़ी कैलकुलेशन है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 12 ऊपर शून्य नीचे, 15 छिक्के होते हैं 90, 90 में 12 ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 102, यानी कि आंसर आएगा 1020। तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव ऑफ 1020। ठीक है भाई, ये 75n यहाँ पे आके नेगेटिव होगा तो 2n माइनस में 75n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1020। ये वाला प्लस का 2 जो है यहाँ पे जाके माइनस, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1022 और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 73n। हमें तो n चाहिए, सो n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1022 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 73। माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा और 73 एक प्राइम नंबर है तो ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 14 पर, तो हमारे n की वैल्यू आ जाएगी 14। क्या मेरे दोस्तों को इसकी कैलकुलेशन में कोई डाउट है? पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, हमने एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सोल्व करा। पहले a निकाला, फिर d निकाला, फिर इसकी रेशो कंपेयर करी, हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 14। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है देयर आर n am बिटवीन 3 and 17। तो जैसा अभी तक हम करते आए हैं वैसे ही नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3 और लास्ट में लिखेंगे 17। ठीक है भाई, ध्यान से देखते जाओ। 3 और 17 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है, तो पहला अर्थमेटिक मीन a1 होगा, दूसरा अर्थमेटिक मीन a2 होगा, तीसरा अर्थमेटिक मीन a3 होगा, कहानी चलती रहेगी, लास्ट में अर्थमेटिक मीन होगा an। जैसे ही हमने इसके अंदर ये n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे, अब ये बन गई है एक AP। 3 से 17 से लेकर पूरी कंप्लीट AP है। तो अब आप आगे क्वेश्चन देखिए कि आपको कौन सी टर्म की रेशो दे रखी है। क्वेश्चन कहता है लास्ट मीन और फर्स्ट मीन की जो रेशो है वो 3:1 है। सबसे पहले लास्ट मीन लेना है, उसके बाद फर्स्ट मीन लेना है। तो लास्ट मीन ये an होगा और फर्स्ट मीन ये a1 होगा। तो इस लास्ट वाले मीन an को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले मीन a1 से। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे लास्ट मीन यानी कि कैपिटल an और इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट मीन यानी कि कैपिटल A1 से। तो इसका रेशो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3:1।
यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1। एकदम सिंपल है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको लड्डू लग रहा होगा, है ना। अब फटाफट से आप एक काम करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि जो ये अर्थमेटिक मीन है ये एपी की सीरीज में कौन से नंबर पे आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसी तरह ये बन जाएगा AN+1 और ये बन जाएगा AN+2। अब ये मत कहना कि सर अभी भी डाउट है यार, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लो। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि ये N+2 कहां से आया, यहां से एक नंबर इंक्रीज करा तो N+2 आ गया यार, ऐसी बातें मत करो, ध्यान से समझो। तो AN+2 की वैल्यू 17 है और कैपिटल AN की जगह पर स्मॉल AN+1 है, तो यहां पर लिखेंगे अब स्मॉल AN+1 डिवाइडेड बाय इस A1 की जगह पर यहां पर देखो स्मॉल A2 है, तो यहां पे लिखेंगे A2 और इसको इक्वल करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 से। अगर मैं यहाँ पर AN+1 की वैल्यू ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा A प्लस में N मल्टीप्लाई बाय D। अरे एक नंबर कम होता है ना, तो प्लस में एक नंबर कम करेंगे तो N आएगा, डिवाइडेड बाय A2 की जगह पर हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस D इज इक्वल टू में आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा A मल्टीप्लाई बाय ND इज इक्वल टू 3A मल्टीप्लाई बाय 3D। ये वाला A यहां से यहां जाएगा तो माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 2A। यहाँ पर है अपने पास ND और यहाँ पे है 3D, तो यहाँ पे आके नेगेटिव 3D हो जाएगा। इसको अदर वे राउंड करके लिख दो, आपके पास आएगा 2A इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू वैल्यू बनेगी यहाँ पर ND माइनस में 3D, D को कॉमन ले लो तो D कॉमन मल्टीप्लाई में आ गया N-3 और यहाँ पे रहेगा 2A। अब हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, क्वेश्चन फिनिश। तो आप यहाँ पे देखो जो स्मॉल A1 है, जो स्मॉल A1 है वो 3 है, तो यहाँ पे नोट कर दो जो A की वैल्यू है वो 3 है, AP की फर्स्ट टर्म 3 है। हमें डिफरेंस निकालने के लिए इस AN+2 का यूज करना है, तो AN+2 की जगह पर वो 17 है, तो यहाँ पे लिखो AN+2 की वैल्यू जो है वो अपने पास 17 है। AN+2 का आंसर बनेगा A प्लस में एक नंबर कम करेंगे यानी कि N+1 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 17। A की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 प्लस में N+1 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 17। 3 प्लस है वहां पे जाके माइनस होगा तो वैल्यू बन जाएगी 14। यहाँ पे रहेगा D मल्टीप्लाई बाय N+1, आप लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय N+1। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इन दोनों की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो A की जगह पर 3 लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू D की जगह पर हमें लिखना है 14 अपॉन में N+1, तो ये आएगा 14 डिवाइडेड बाय N+1 मल्टीप्लाई बाय N-3। ये N+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले आप इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो हम यहाँ पर अब 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे N+1 से, इक्वल टू में 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे N-3 से, तो अपने पास ये वैल्यू बनेगी 3n प्लस में 3 इज इक्वल टू 7n-21। ये 3n यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो आंसर आएगा 4n। 21 यहाँ से यहाँ आएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो 24। 4 और 24 कैंसिल 6 पे, यानी कि आपके n की वैल्यू आ गई 6। बताओ क्या इस तरह के क्वेश्चन सब आप सोल्व कर लोगे? 6 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज मैंने आपके साथ एपी कंप्लीट कर लिया। एपी की हमने आपके साथ टोटल 3 एक्सरसाइज डिस्कस करी थी, 9.2, 9.3 और ये वाली 9.4। अब मैं आपके साथ 9.5 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा और वहां से हम स्टार्ट करेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक मीन। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।